जय हिंद दोस्तों आप सभी लोग लगभग डंकी नामक शब्दों से चर्चित होंगे। आखिर इस वाक्य से लोगों के जहन में यह हरदम सवाल भी उठ रहा है कि आखिर डंकी रूट क्या है, जिसके जरिए लोगों को अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में आसानी से पहुंचा दिए जाते हैं, और फिर इसका नाम डंकी ही क्यों पड़ा है। दोस्तों दरअसल डंकी रूट शब्द जो है न वह पंजाबी भाषा में से निकला है, जिसमें डंकी का अर्थ है यह है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर उछलकर आसानी से पहुंच जाए, और ठीक इसी बात से डंकी रूट शब्द का जन्म हुआ था दोस्तों, जिसका इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे लोग भारत से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे तमाम देशों में पहुंच जाते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आखिर ऐसे कैसे लोग डंकी के रास्ते लोग दूसरे देशों में पहुंच जाते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों ऐसा करने के लिए अक्सर लोग ट्रैवल एजेंट्स का सहारा लेते हैं और अवैध दस्तावेज तैयार कराते हैं, और फिर कई बार तो इस रूट का लाभ लेने के लिए खूंखार अपराधी भी घटनाओं को अंजाम देकर आसानी से देश छोड़कर निकल जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो अवैध रूप से विदेश में रह रहे उन लोगों पर ये पूरी तरह से वीडियो को बनाया गया है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों आप सभी को यह जानकर हैरानी होगी कि यह सभी देशों का दायित्व है कि यदि उनके कोई भी नागरिक विदेश में अवैध रूप से रह रहे हैं अगर पाए जाते हैं तो आप उनको तुरंत वापस बुला लेना चाहिए। दोस्तों जो लोग हमारे भारत को छोड़कर विश्व के दूसरे देशों में जाकर बस चुके हैं उसी को हम लोग प्रवासी भारतीय कहते हैं। दोस्तों ये विश्व के अनेक देशों में फैले हुए हैं, 48 देशों में रह रहे हैं। जो प्रवासियों की जनसंख्या है यह आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि दोस्तों करीब 2 करोड़ लोग हैं जो प्रवासी बनकर रुके हुए हैं, और इनमें से 11 देशों में लगभग 5 लाख से ज़्यादा प्रवासी भारतीय वहाँ की औसत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। और दोस्तों यही नहीं, वहाँ की आर्थिक व राजनीतिक दशा व दिशा को भी तय करने में भी प्रवासी लोगों को महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और दोस्तों यहाँ पर उनकी आर्थिक, शिक्षा व व्यावसायिक दक्षता का आधार काफ़ी हद तक मजबूत रहता है। दोस्तों यही नहीं, वे कई देशों में रहते हैं और वहाँ की अलग अलग भाषा भी बोलते हैं, लेकिन वहाँ के विभिन्न क्रियाकलापों में प्रवासियों की अपनी मस्ती के साथ भूमिका को निभाते हैं। दोस्तों प्रवासी भारतीयों को अपनी सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखने के कारण ही उनको अलग पहचान मिली है, और यही कारण है कि उन प्रवासियों को भारत से गहरे रिश्तों से जोड़ा जाता है। दोस्तों जहाँ जहाँ हमारे प्रवासी भारतीय बसे हुए हैं वहाँ पर उन्होंने आर्थिक तंत्र को मजबूती प्रदान की है और बहुत कम समय में उस जगह पर अपना स्थान बना लिया है। दोस्तों वे मजदूरी, व्यापारिक, शिक्षक, अनुसंधानकर्ता, खोजकर्ता, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रबंधक, प्रशासक आदि के रूप में दुनिया भर में स्वीकार किए गए हैं। दोस्तों प्रवासियों की सफलता का श्रेय उनकी परंपरागत सोच, सांस्कृतिक मूल्यों और शैक्षणिक योग्यता को दिया जा सकता है, जबकि दोस्तों कई देशों में वहाँ के मूल निवासियों की अपेक्षा भारतवंशियों के प्रति व्यक्ति की आय ज़्यादा है। दोस्तों अगर वैश्विक स्तर पर सूचना तकनीकी के क्षेत्रों में क्रांति में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रहती है, और दोस्तों जिसके कारण भारत की विदेशों में छवि साफ सुथरी निखरी हुई है, और प्रवासी भारतीयों की सफलता के कारण ही आज भारत आर्थिक विश्व में आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। दोस्तों एक बात आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि हर देश की सरकार का अधिकार है कि वो अपने देश में सिर्फ व सिर्फ उनको ही रहने दे जो या तो उस देश में जन्म लिया हो या वहाँ का नागरिक हो और आकर नागरिकता ली हो या फिर वीज़ा लेकर आए हो। इनके अलावा हमारे हिसाब से सब अवैध ही हैं।
दोस्तों भारत के जो लोग भी अमेरिका में बिना इजाज़त के घुस गए थे उनका समर्थन तो किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि भले ही हमारे देश के हैं तो उनकी गलती हरकत जायज़ तो नहीं हो जाती हैं। दोस्तों हमारे हिसाब से भारत सरकार को भी यही करना चाहिए। हम लोग इतना टैक्स देते हैं ताकि भारत सरकार के हर नागरिकों को काम आए, क्योंकि जो बाहर से अवैध रूप से घुस आए हैं उन लोगों पर आखिर खर्च क्यों किया जाता है दोस्तों? क्योंकि अगर यही सोच अमेरिकी लोगों को ही हो तो कोई गलत नहीं है। जिन लोगों को अमेरिका बाहर कर रहा है उनमें ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि उनको रखा जाए। इसमें भारत सरकार की भी क्या कर सकती है दोस्तों? भारत में 70 सालों में इतनी भ्रम फैला दी गई है कि कागज़ नहीं दिखाऊंगा, उसके बाद इस टाइप की मूर्खता शुरू हो जाती है लोगों के बीच में। दोस्तों जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्वासित किया जा रहा है वह अमेरिका न्याय विभाग DOJ यानी विशेष रूप से अमेरिका गृह भूमि सुरक्षा विभाग DHS और आवर्जन समीक्षा के लिए कार्यकारी कार्यालय EOIR निर्वासन के सभी मामलों को संभाला है। और दोस्तों उनके निर्णय की अपील की जा सकती है और संघीय न्यायाधीशों द्वारा उनकी समीक्षा की जाती है। दोस्तों कई मामलों में निर्वासन और या बहिष्कार के आदेश को बाद में हटा दिए गए थे और शब्दावली में कई बदलावों के बीच 1996 में अवैध आवर्जन सुधार और अप्रवासी जिम्मेदारी अधिनियम IIRIRA के अधिनियम के बाद निष्कासन ने निर्वासन को पीछे छोड़ दिया था। दोस्तों 1798 के एलियन और राजद्रोह अधिनियमों के अलावा 1882 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई लागू निर्वासन कानून नहीं था। लेकिन जब विशेष रूप से चीनी अप्रवासियों के लिए कानून तैयार किया गया था तब एलियन और राजद्रोह अधिनियमों ने संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति को किसी भी विदेशी की गिरफ्तार करने और बाद में निर्वासित करने की शक्ति दी गई और उसके बाद जिसे भी वह खतरनाक मानता था 1882 के चीनी बहिष्करण अधिनियम को संयुक्त राज्य अमेरिका में चीनी अप्रवासन को निलंबित करने और चीनी निवासियों को निर्वासित करने के लिए पूरी तरह से डिजाइन किया गया था। और दोस्तों जिन्हें देश में अवैध रूप से रहने वाला कहा जाता था और संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्वासित किए जा सकने वाले व्यक्तियों के प्रकारों को बाद में पुनः वर्गीकृत किया गया था दोस्तों, जिसमें वे लोग शामिल थे जो पागल थे या कोई बीमारी, अपराधी, वेश्या, आवर्जन, कोटा, अराजकतावादी और जो उन संगठनों से संबंधित थे जिन्होंने हिंसा का उपयोग करके संयुक्त राज्य अमेरिका को उखाड़ फेंकने का समर्थन किया था। दोस्तों 1891 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा लागू कानून ने किसी विदेशी के देश में प्रवेश करने के ठीक 1 वर्ष बाद उस व्यक्ति को निर्वासन करने की समय सीमा तय की और निर्वासन कार्यवाही में न्यायिक समीक्षा को कम कर दिया गया था। और 1891 के अधिनियम के साथ ही ट्रेजरी विभाग में आवर्जन अधीक्षक का कार्यालय भी विशेष रूप से बनाया गया था और यह जिम्मेदारी बाद में अप्रवासन और प्राकृतिकरण सेवा INS को दे दी गई थी। दोस्तों 1919 में रेड स्केयर के दौरान कई व्यक्तियों को अवैध गतिविधि के संदेह में निर्वासित किया गया था और 1952 के अप्रवासन और राष्ट्रीयता अधिनियम के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्वासन देश में अवैध रूप से रहने वाले संघ के नेताओं और कम्युनिटी पार्टी के कथित सदस्यों को निकालने के लिए 1950 के दशक के दौरान निर्वासन कानूनों का तब हवाला दिया गया था। दोस्तों यदि किसी भी विदेशी को सरकार द्वारा हटाने योग्य माना जाता है तो उन्हें उपस्थित होने का बाकायदा नोटिस प्राप्त होता है
और फिर बाद में एक इमिग्रेशन जज को सामना करना पड़ता है, और तब जज यह तय करेगा कि विदेशी को संयुक्त राज्य से हटाया जा सकता है या नहीं। दोस्तों, कोई भी पक्ष बोर्ड आप इमिग्रेशन अपील BIA में इमिग्रेशन जज के फैसले के खिलाफ व्यक्ति रूप से नहीं, कानूनी संक्षिप्त द्वारा अपील कर सकता है। लेकिन अगर यदि कोई विदेशी किसी भी इमिग्रेशन सुनवाई के लिए उपस्थित होने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को आमतौर पर अनुपस्थिति में हटाने का आदेश दिया जाता है। दोस्तों, वे व्यक्ति जो अवैध रूप से संयुक्त राज्य में प्रवेश करते हैं, वे देश से निर्वासित लोगों का सबसे बड़ा हिस्सा बनकर निकलते हैं। और दोस्तों, एक बार निर्वासित को हटाए जाने के बाद किसी विदेशी को कानूनी रूप से देश में फिर से प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है। दोस्तों, जब तक कि उसे DHS या EOIR द्वारा ऐसा करने की विशेष रूप से अनुमति न दी जाए। दोस्तों, अगर 24 साल पहले से देखा जाए तो 2001 में आपराधिक मामलों में दोषी पाए गए लगभग 73,000 अवैध विदेशियों को संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्वासित किया गया था, और वहीं 2007 में यह आंकड़ा 91,000 था। उसके बाद दोस्तों 2011 में DHS ने 3,96,906 लोगों को निर्वासित किया गया था। दोस्तों, उन निर्वासित लोगों में से लगभग 54.6% कानूनन आपराधिक यानी अपराधी थे। दोस्तों, अगर सिर्फ भारत की बात करें तो 2009 से लेकर कुल अब तक 15,756 भारतीय अमेरिका से निष्कासित हुए हैं। दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो डाले तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बाकी दोस्तों, अमेरिका से जो भारतीय का निष्कासित हुई है, इसे लेकर आप सभी का क्या राय है, और आप लोग अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।